चलिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर रहे हैं हम IAS 20 और IAS 20 का जो हमारे पास टाइटल है दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस। सर ये है क्या, इसके बारे में पहले डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन एज यूजुअल हमने हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में एक चीज जो हमने की है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी वेटेज और इंपॉर्टेंस देखेंगे कि एग्जाम के अंदर कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो गवर्नमेंट ग्रांट एंड असिस्टेंस IAS 20, सर इसकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटेज है या इंपॉर्टेंस है दैट इज अराउंड अगेन 4 to 6%, यानी कि 4 से 6 मार्क्स तक के एग्जामिनर इसको टेस्ट कर सकता है। अगेन कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर इसकी टेस्टिंग ज्यादा भी हुई है, यानी कि सेक्शन बी के अंदर इसका क्वेश्चन, सी के अंदर इसकी टेस्टिंग के चांसेस बहुत कम है, यानी कि सेक्शन सी यानी कि फाइनल अकाउंट के अंदर उसको उतना ज्यादा टेस्ट नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन बी के अंदर ज्यादा चांसेस हैं कि वो ओटी केस बनाता है और उस ओटी केस के अंदर इसकी टेस्टिंग करता है। तो उसके अंदर आपके पास यूं समझ लें कि 4 to 6% मैक्सिमम इसकी जो है वो कवरेज है, यानी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 to 6 मार्क्स तक टेस्ट किया जा सकता है। अगेन एक दो अटेम्प्ट्स कुछ ऐसी भी गई हैं जिसमें उसने सेक्शन बी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा और जिसमें वहां पर 3 से 4 क्वेश्चंस वहां पे पूछे, तो उसका मतलब वहां पे उसकी वेटेज चले गई 8 मार्क्स तक। लेकिन रीजनेबल अगर हम देखें तो देखा यह जाता है कि सेक्शन ए के अंदर एक आधा MCQ पूछ लिया, 2 MCQs पूछ लिए, या सेक्शन बी के अंदर उसने एक OT केस के अंदर उसको जो है वो पूछ लिया, तो ये आपके पास इसकी वेटेज है दैट इज अराउंड 4 to 6 मार्क्स तक की इसकी वेटेज है। अगेन बहुत ज्यादा लेंथी स्टैंडर्ड नहीं है, छोटा सा स्टैंडर्ड है। जैसे हमने इससे पहला स्टैंडर्ड किया था IAS 21 फॉरेन करेंसी, जो कि आपके 2 क्लासेस के अंदर एंड हो गया, इसी तरीके से ये भी आपके पास 2 क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अब इस स्टैंडर्ड के अंदर है क्या, पहले इस स्टैंडर्ड का स्कोप देखते हैं। IAS 20 के अंदर 2 टर्म्स की अकाउंटिंग सिखाई गई है, एक कहलाता है गवर्नमेंट ग्रांट है आपके पास, और एक है असिस्टेंस। इसका पूरा नाम है गवर्नमेंट असिस्टेंस। पूरा नाम क्या है इसका? गवर्नमेंट असिस्टेंस। यानी कि 2 टर्म्स हैं, एक है गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस। इन दोनों टर्म्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है हमें। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बाद में सीखेंगे, पहले इन दोनों का मतलब तो पता हो कि गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस है क्या। तो पहले फेज के अंदर हम आज की क्लास के अंदर पहले तो हम इन दोनों के मीनिंग्स देखेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस है क्या, फिर हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर डिबेट करेंगे। यहां तक बात सुन मारिए इसके अंदर। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट, सर गवर्नमेंट ग्रांट है क्या? IAS 20 ये कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आपके पास 2 कंडीशंस होनी चाहिए। कितनी कंडीशंस होनी चाहिए? 2 कंडीशंस होंगी तो ये गवर्नमेंट ग्रांट कहलाएगा। सर वो 2 कंडीशन क्या है? नंबर 1, पहली कंडीशन आपके पास है इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैं सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूं, फिर मैं इसको लेमैन टर्म में समझाऊंगा कि मतलब क्या है इसका। इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड नंबर 2, दूसरी कंडीशन आपके, यानी कि दूसरा जो आपके पास क्राइटेरिया दे रहा है कि देयर मस्ट बी अगेंस्ट सम कंडीशन। अभी मतलब समझाता हूं है क्या, अभी सिर्फ मैं IAS 20 की जबान लिख रहा हूं। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर 2 बातें होना चाहिए। नंबर 1, देयर मस्ट बी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। नंबर 1, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, एंड नंबर 2, दूसरी बात, इट मस्ट बी अगेंस्ट सम कंडीशन। इट मस्ट बी अगेंस्ट सम कंडीशन। जब मैं बात करता हूं इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, तो IAS 20 ने इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट किया और कहता है इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स यानी कि इसको एक्सप्लेन किया कि इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। खैर ये तो हमने वो बात की जो IAS 20 ने पढ़े लिखे अंदाज में समझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी अवाम हैं, पढ़े लिखे अंदाज में तो समझ में नहीं आता। सर आसान जबान में एक वर्ड में समझाएं, व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट। तो सर गवर्नमेंट ग्रांट इज अ मुफ्ता। गवर्नमेंट ग्रांट इज अ मुफ्ता फ्रॉम गवर्नमेंट। मुफ्ता फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि अगर मैं गवर्नमेंट ग्रांट को एक आसान जबान में समझाऊं तो गवर्नमेंट ग्रांट है क्या? इट्स अ मुफ्ता, और वो मुफ्ता किससे मिल रहा है? गवर्नमेंट से मिल रहा है। इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। क्या मतलब? सर कोई एग्जांपल देके समझाएं। चलें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल के अब जैसे कि आपको पता है कि एक सैलाब की सिचुएशन है, अब एक अंडर प्रिविलेज एरिया है। हमारी कंपनी ने डिसाइड किया
कि हम उस अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर जो अफेक्टेड एरियाज हैं, हम वहां पर अपना फैक्ट्री प्लांट लगाएंगे, वहां पे हम प्रोडक्शन करेंगे, और जब प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रोजगार मिलेगा, वहां पे इकोनॉमिक जो लाइफस्टाइल है, जो लोगों का लाइफस्टाइल है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी कंपनी का प्लान है और हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये काम करना चाहने का यानी कि प्लान कर रहे हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट अगर अनाउंस कर दे कि यार जुनैद कंपनी लिमिटेड तुम्हारा ये प्लान बहुत जबरदस्त, हंस क्या रही आपको, जुनैद कंपनी लिमिटेड ये तुम्हारा जो प्लान है बहुत आउटस्टैंडिंग है और तुम्हारा एक विजन है, ये नो डाउट मैं अपना धंधा करूंगा वहां पे, मैं क्या करूंगा वहां पे, बिजनेस करूंगा ना यार, मैं तो वहां पे अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो प्रोडक्शन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस धंधे करने की वजह से, मेरा ये बिजनेस करने की वजह से वहां के लोगों को भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा, क्योंकि मुसीबत में परेशानी में उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तुम्हारे इस काम से, तुम्हारी इस प्लानिंग से बहुत खुश हुए, तुम ये जो काम कर रहे हो हम तुम्हें देते हैं 5 लाख रुपए। कितने दे रहे हैं? अच्छा, इस क्या करना, कुछ नहीं, बस तुम काम करो अपना, तुम्हारे इस काम के करने से हमें खुशी हो रही है। कौन कह रहा है ये? गवर्नमेंट। अल्लाह माफ करे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमें खुशी हो, क्यों? तुम वहां के लोगों के लिए काम कर रहे हो, इट्स गुड, इट्स गुड फॉर द सोसाइटी, इट्स गुड फॉर दोस पीपल, तो हमें खुशी हो रही है। कौन कह रहा है ये? कौन? गवर्नमेंट कह रही है। तो इस खुशी के मौके पर हमने तुम्हें दिए 5 लाख रुपए। कितने दिए? तो बताओ ये मुफ्ता है कि नहीं है? मुफ्ता है, ये मुफ्ता मिल रहा है। अब देखो दोनों बातें मीट हो गई। इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, क्या मिला गवर्नमेंट से? क्या मिला? कितना मिला? कितने मिले? 5 लाख। कितने मिले? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मींस ट्रांसफर ऑफ एसेट, नंबर 1। लेकिन क्या मुझे बताओ, नवाज अंकल ने मुझे जो ये 5 लाख रुपए दिए, क्या मेरी शक्ल को देखते हुए दिए? अगर शक्ल को देखते हुए देते तो शायद 15-20 देते, लेकिन अभी एक्सक्यूज मी, अभी कितने दिए? 5 लाख। तो इसका मतलब वो मेरी शक्ल को देखते हुए नहीं दिए, वो किस लिए दिए? मेरे काम को, यानी कि मेरी एक एक्टिविटी को देखा। अगर मैं ये प्रोडक्शन वहां पे ना करूं तो क्या मुझे 5 लाख मिलेंगे? नहीं। क्यों मिल रहे 5 लाख? क्योंकि मैं वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ एसेट यानी कि इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस एंड अगेंस्ट सम कंडीशन। सर गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हो या करोगे। तो इसका मतलब यह है कि मेरी इस काम करने की वजह से मुझे गवर्नमेंट से एक फंड मिल रहा है, गवर्नमेंट से मुझे अमाउंट मिल रही है, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। दैट इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम कंडीशन इज नोन एज गवर्नमेंट ग्रांट। क्या कहलाता है ये? बात समझ रही है इसके अंदर? सर अब जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयमेंट, और भी बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 कोविड-19 के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी वो ये कहे कि हम जो है, अब जब इनिशियल सिचुएशन थी, जब लोगों के पास कोई सहारा नहीं, कुछ भी नहीं, वैक्सीन का कुछ पता नहीं, लोग मर रहे हैं, तो अब उस सिचुएशन के अंदर अगर कोई कंपनी अनाउंस कर दी कि हम कोविड-19 की वैक्सीन बनाएंगे, और गवर्नमेंट कहे तेरा अल्लाह भला करे, जल्दी से बना तू वैक्सीन। सर लेकिन वो मशीनरीज वगैरह चाहिए, खैर हम काम तो कर रहे हैं, धंधा करेंगे हम भी, वैक्सीन फ्री में तो नहीं बेचूंगा मैं, पैसे लेंगे उसके अंदर। कह रहे हैं नहीं, गवर्नमेंट खुश हुई, तुम वैक्सीन बना रहे हो, तुम्हें इस वैक्सीन बनाने के लिए जो मशीनरीज रिक्वायर्ड होगी, गवर्नमेंट तुम्हें फ्री में वो मशीन्स देंगी, गवर्नमेंट तुम्हें फ्री में वो मशीन्स प्रोवाइड करेंगे। अगर फ्री में प्रोवाइड नहीं की तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हम देंगे, लेकिन तुम वैक्सीन बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस और अगेंस्ट सम। मैं कह दूं मैं वैक्सीन नहीं बना रहा, बेटा 5 लाख रुपए शराफत से वापस कर दे वरना चंबे बढ़ेंगे तुझे। इसका मतलब यह है कि इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, लेकिन ऐसे ही नहीं हो रहा, अगेंस्ट सम कंडीशन। तो इसका मतलब ये आपको गवर्नमेंट से जो मिल रहा है ये कहलाता है गवर्नमेंट ग्रांट। क्या है बात समझ इसके अंदर? तो गवर्नमेंट ग्रांट आपके पास क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट इज द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस बट रिमेंबर अगेंस्ट सम कंडीशंस। अब एक और बात, सर दीज कंडीशंस माइट बी एट, यानी कि हो सकता है कि ये कंडीशन पास्ट की हो या फिर फ्यूचर की हो। क्या मतलब? एक कंपनी है, पिछले 5 सालों से वो अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर वहां की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखा रहे। क्या सिखा रहे? चार्जेस ले रहे, नॉमिनल चार्जेस ले रहे, फ्री में नहीं सिखा रहे, लेकिन एक इनको एक हुनर दे रहे हैं, एक उनको वहां पर जो है वो समझ ले कि कॉम्पिटेंसी प्रोवाइड की जा रही है, वो पिछले 5 साल से कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कह रही है यार तुम 5 सालों से इतना बेहतरीन काम कर रहे हो यार, जबरदस्त, एक्सीलेंट, जा मोगेम्बो खुश हुआ, दिए तुझे 3 लाख रुपए। कितने दिए?
यार ये 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, लेकिन क्यों मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं 3 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं? हाँ, वो जो मैंने वहां पे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के जराए दिए, या मैंने उनको हुनर प्रोवाइड किया, ट्रेनिंग दी, क्या दिया मैंने? तो सर उस ट्रेनिंग की वजह से मुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अगेन इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम, और ये कंडीशन क्या मैं मीट करूंगा या कर चुका हूं? कर चुका हूं। तो इसका मतलब ये वो कंडीशंस है जो ऑलरेडी हम पास्ट में मीट कर चुके हैं। बात समझ आ रही है? एग्जांपल चेंज करता हूं भाई, हम प्लान कर रहे हैं कि हम अंडर प्रिविलेज एरिया में जाएंगे, वहां की तमाम तर खवातीन को हम वहां पे सिलाई कढ़ाई सिखाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है बहुत अच्छा लगा, ये लो 5 लाख रुपए। अगेन इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम कंडीशन, और कंडीशन अगेन ट्रेनिंग की है, लेकिन क्या वो कंडीशन मैंने आज मीट कर ली? नहीं, वो कंडीशंस मुझे इन फ्यूचर मीट करनी है। तो ये क्या है? कंडीशंस, बट कौन सी कंडीशंस है जो हम फ्यूचर में मीट करेंगे? तो कंडीशंस दोनों हो सकती हैं। हो सकता है वो कंडीशंस मैं ऑलरेडी मीट कर चुका हूं, हो सकता है वो कंडीशंस अभी मीट करना बाकी है। यहां तक बात समझ आ रही है इसके अंदर? जी, मुफ्त ही नहीं तो हाँ भाई, तू मुझे एक बात बता, तू ये 50 लाख रुपए की जो तूने प्रोडक्शन प्लांट लगाया है, ये क्या किसके लिए लगाया तूने? ये झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोल, झूठ मत बोल, दिल पे हाथ रख के बता, मैं मुझसे मत छुपा। हाँ, क्या करेगा? अगर तुझे गवर्नमेंट ना दे तो तेरी सेहत पे कुछ फर्क पड़ेगा? सर मिल रहा है दादा, मुफ्ता है। मुझे बताना, तू वहां पे वेलफेयर के लिए गया है? तू अपना बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है वहां पे भाई, तू वहां पे बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट दे रही है, वेल एंड गुड। नहीं दे तो कोई बात नहीं, ऐसा ही है ना यार। तू इस नियत से गया था कि मैं गवर्नमेंट से फंड लूंगा? नहीं, तू गया था वहां पे धंधा करने के लिए, तू बिजनेस करने के लिए गया। कोविड-19 की वैक्सीन मैं कोविड-19 की वैक्सीन बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? लोगों का भला हो जाए। अबे बेटा, मैं अपनी जेब के लिए बना रहा हूं, मैं अपनी जेब के लिए बना रहा हूं, मैं कमाऊंगा पैसे। अगर गवर्नमेंट मुझे अलग से पैसे दे देते तो क्या ये मुफ्ता नहीं है? मुफ्ता ही है। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट मुफ्ता है, सिंपली एज दैट। गवर्नमेंट ग्रांट आपके पास क्या है? मुफ्ता है। तुम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं मैं अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर, चार्जेस ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं मैं? सर अगर चार्जेस कम ले रहा हूं या ना ले रहा हूं तो बेटा वो भी तो अपने लिए कर रहा है, किसी और को बनाई हो। सर मैं सोसाइटी, अबे बेटा ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, किसको सिखा रहा है तू? बेवकूफ बना रहा है तुमको। CSR एक्टिविटीज नाम सुना हुआ है? F1 पढ़ने वालों, CSR एक्टिविटी। CSR किसको क्या बोली चुप जाने? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, ये तुम आवाम के लिए नहीं कर रहे हो, ये तुम दिखलावा कर रहे हो, अल्लाह माफ करे। तुम यहां पर अपनी मार्केटिंग, सर इसमें अगर तुम्हें गवर्नमेंट पैसे दे दे तो तुम्हारा भला हो गया, ये तुम्हारे लिए मुफ्त है, और नहीं दे तो तुम्हें वैसे ही कर रहे हो। तुम बात समझ रही है इसके अंदर? तो गवर्नमेंट ग्रांट इन शॉर्ट इट्स अ मुफ्ता फ्रॉम गवर्नमेंट। और IS 20 की पढ़ी लिखी डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स के अंदर कि गवर्नमेंट ग्रांट आपके पास क्या? इट्स अ इनफ्लो ऑफ, लेकिन अगेंस्ट सम कंडीशन, कंडीशंस माइट बी पास्ट और फ्यूचर। क्या बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देता हूं, जो मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दिए, कोशिश कीजिएगा अपने पास लिख लीजिएगा ताकि जब रिवीजन करें तो आपको याद रहे। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं जुनैद कंपनी लिमिटेड के अंदर, इस वक्त 5000 लोग एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? 5000। ये जल के मर जाएंगे, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये ऐसे ही, ये धूप में काले नहीं हो रहे, ये उस आंख की तपिश से काले हो रहे हैं जो उनको जला रही है। अच्छा खैर, क्या कह रहे हैं? गुड। अच्छा, अब ये आपके पास 5000 एम्प्लॉइज इस वक्त मेरी कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट ये कहती है कि ए जुनैद, तुम इन एम्प्लॉइज को रिटेन रखना। क्या रखना? रिटेन रखना। अगले 3 सालों तक तुम कोई टर्मिनेशन ना करना, इनको अनएम्प्लॉयड मत करना। कितने सालों तक? 3 सालों तक तुम कोई टर्मिनेशन ना करना, अनएम्प्लॉयमेंट मत करना, तुम एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना। हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे? इसका मतलब यह है कि मुझे 5 लाख फिर मिल रहे हैं, और अगेंस्ट सम कंडीशन, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम। अब इस दफा कंडीशन क्या है? पास्ट और फ्यूचर है। फ्यूचर कि मुझे अगले 3 सालों के अंदर, मुझे अगले 3 सालों में उन एम्प्लॉइज को रिटेन करना है, मैं उनको टर्मिनेट नहीं करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है जी? यहां तक क्लियर है? तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट क्या है? इट्स इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, और इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अगेंस्ट सम कंडीशन। कंडीशन माइट बी पास्ट और फ्यूचर। क्या ये बात याद रहेगी इसके अंदर?
मैंने जो एग्जांपल्स दिए क्विकली रिकॉल कर देता हूं। नंबर 1 कि अगर अंडर प्रिविलेज, जैसे कि अभी हमारे एक रिसेंट बहुत अच्छी एग्जांपल क्या है कि जो आपके पास फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, अगर आज कंपनी कोई कहती है कि हम वहां पे जाके प्रोडक्शन करेंगे, वहां पे जाके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। सर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप लगा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आप उन आवाम के लिए नहीं लगा रहे, आप किसके लिए लगा रहे? सर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी आपने, इसी को तो बिजनेस माइंड कहते हैं ना यार। आप कह रहे हो भाई उधर कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, सस्ता, ना टैक्स है ना कुछ नहीं है, जाके वहां प्रोडक्शन प्लांट लगाओ, फ्री लेबर आपको मिलेगी, वहां के लोग काम करेंगे और जो कराची के लोग काम करेंगे मुंह फाड़ेंगे ये, वहां पे आपको सस्ते में लेबर। अब आपका बिजनेस माइंड है, आप वहां पे जा रहे हो क्या करने के लिए? धंधा बिजनेस करने के लिए जा रहे हो। आपने वहां पे प्रोडक्शन प्लांट लगाया, गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट खुश हुई कि वहां के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, बस इस वजह से हम तुम्हें 3 लाख रुपए दे रहे। कितने दे रहे? इसका मतलब बताओ कि क्या ये मुफ्ता है या नहीं है? इट्स अ इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड अगेंस्ट सम कंडीशन। बेटा तुझे गवर्नमेंट अगर कोई पैसे दे रही है तो कोई ना कोई रीजन होगा। गवर्नमेंट ने आज तक कभी फ्री में किसी को कुछ भी नहीं दिया, बगैर कंडीशन के गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देती। गवर्नमेंट अगर आपको कुछ दे रही है, पैसे दे रही है, तो कोई ना कोई कंडीशन जरूर होगी, तूने वहां पे अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर, फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर तूने वहां पे प्रोडक्शन प्लांट लगाया है, इसलिए गवर्नमेंट तुझे पैसे दे रही है। तो इसका मतलब इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम कंडीशन। दूसरी एग्जांपल सिलाई कढ़ाई की दी मैंने, ट्रेनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज एरियाज के अंदर, आप औरतों को वहां पे हुनर सिखा रहे हैं, आप उनको वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन वहां पे आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या आप अपनी कंपनी के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अब वो मार्केटिंग आपकी हो या आपकी CSR एक्टिविटी हो या आपका बिजनेस हो, वहां पे आप अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुश हुई, गवर्नमेंट कहती है हम इसके आपको 3 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे? इसका मतलब अगेन इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम कंडीशन। फिर फ्यूचर कंडीशन की एग्जांपल मैंने क्या दी कि सर हम अभी प्लान कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है पकड़ो 5 लाख रुपए, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा इन फ्यूचर, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन अभी हमने मीट नहीं की, फ्यूचर में मीट करेंगे। और एक और आखिरी एग्जांपल मैंने क्या दी उसके अंदर कि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करता हूं और उसके ऊपर गवर्नमेंट मुझे कुछ अमाउंट पे कर रही है ताकि मैं अनएम्प्लॉयमेंट ना जनरेट करूं, मैं इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट को मेंटेन रखूं, उसके लिए अगर गवर्नमेंट मुझे कोई अमाउंट दे रही है तो अगेन ये भी गवर्नमेंट ग्रांट कंसीडर की जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक उसको सुकून से नोट करें, फिर हम आगे चलेंगे। पता नहीं अभी मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी नहीं है ना, अभी देखता हूँ मैं, चल मोबाइल वगैरह में कहीं नहीं मिल जाएंगे मुझे। चीता चल रहा है तो वैसे मार्केट के अंदर अभी फिलहाल, ऐसे कुछ मैंने भी थोड़ा सा सुना था। इस स्टैंडर्ड के अंदर 2 टर्म्स सीखने हमें, एक गवर्नमेंट ग्रांट और दूसरा गवर्नमेंट असिस्टेंस। ऐसे ही दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में हमने समझ तो लिया ये है क्या। अब गवर्नमेंट असिस्टेंस को देखते हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस। असिस्टेंस कहते हैं सपोर्ट करने को। असिस्टेंस किसको कहते हैं? सपोर्ट करना। ऐसे यानी कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। सर तो फिर ग्रांट और असिस्टेंस में फर्क क्या है? ग्रांट और असिस्टेंस में फर्क क्या है? आओ जरा, हाँ वेरी क्लेवर। अब सुने, IAS 20 की जबान में समझते हैं कि ग्रांट और असिस्टेंस में क्या फर्क है। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर तो मुफ्तादा, प्योर मुफ्तादा, मानते हैं इस बात को, मुफ्ता है। अच्छा, असिस्टेंस में क्या होगा? सर असिस्टेंस के अंदर गवर्नमेंट कह रही है कि इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब चल रही है। यस सर, बहुत खराब। एक्सपोर्ट सिचुएशन अभी बहुत वर्स्ट चल रही है। यस सर, बिल्कुल। जुनैद कंपनी हम आपके साथ हैं, ये कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है। मैंने बहुत, बस हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा जो है वो तरक्की दे, अल्लाह पाक आपकी कंपनी के लिए बहुत आफियत वाला मामला करें, अल्लाह आमीन आमीन आमीन, बिल्कुल। अच्छा, आप कोशिश करें कि आप जो है ना यहाँ से स्पोर्ट्स गुड्स और शुगर एक्सपोर्ट करें। ठीक है। आप क्या करेंगे? हम आपके लिए दुआ करेंगे। एक्सीलेंट। क्या वर्ड निकला मुझसे? मुंह का फायर। क्या मारा? सर ये गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? ये है मुंह का फायर। सिंपल एज दैट। सर असिस्टेंस से मिलना करना कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट आके सिर्फ करेगी क्या? मुंह के फायर मारेगी। क्या आप एक्सपोर्ट करें? अच्छा, क्या आप कॉटन एक्सपोर्ट करें? हो, आप देंगे? हम नहीं देंगे, आप खुद करें। आप किस काम के? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट आपको, क्या मतलब पता है? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट है, और अगर इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है। बात सुन मारी इसके अंदर जुने? हाँ, मशवरा आप सुने। इसकी एग्जाम्पल IAS ने दी, एक्सपोर्ट एडवाइस। क्या दी एग्जाम्पल?
हम आपको पूरी एडवाइस देंगे क्या चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए, क्या चीज एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, इससे आपका प्रॉफिट आप देखेंगे, रातों रात आप माला माल हो जाएंगे। हमने अच्छा आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, कंट्रीब्यूट तो आप खुद करेंगे, हम आपको एडवाइस देंगे। क्या देंगे हम आपको? तो इसका मतलब एनी पीस ऑफ एडवाइस गिवन बाय द गवर्नमेंट इज नॉट अ ग्रांट, इट्स अ असिस्टेंस। बात समझ आ रही है? इसके अंदर सपोर्ट कर रही है लेकिन माली सपोर्ट नहीं कर रही। देयर इज नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो पता चला कि इफ देयर इज नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है बल्कि क्या, गवर्नमेंट असिस्टेंस है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देता हूं, एक एक्सपोर्ट एडवाइस। कोविड-19 के अंदर कंपनीज बंद भी रही, लॉकडाउन रहा, इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल अजीब सी चलती गई। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जुनैद कंपनी लिमिटेड, हम आपको इस कोविड-19 की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आपको यहां पर पूरी एक जो है ना वो रिपोर्ट बना के देंगे कि इस कोविड-19 के अंदर आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है। एक पूरा हम आपको उसका ड्राफ्ट बना के देंगे। अब गवर्नमेंट असिस्ट तो कर रही है बट देयर इज नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज कि कोविड-19 के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे प्रोवाइड कर दिया, एक ड्राफ्ट तो इशू कर दिया, लेकिन देयर इज नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है बल्कि गवर्नमेंट असिस्टेंस है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो इसका मतलब ये है कि असिस्टेंस में नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट असिस्टेंस के अंदर सिर्फ मुंह का फायर है, नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। कोई इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस नहीं मिलेगा, नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। मैं अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर प्रोडक्शन करना चाहता हूं, गवर्नमेंट कह रही वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत खुशी हुई हमें। हाँ, आगे बोलो। हम आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के देंगे। क्या बना के देंगे? कि आपको किस एरिया में प्रोडक्शन करनी चाहिए, किस एरिया में नहीं प्रोडक्शन करनी चाहिए, और वहां पे आपको लेबर को कितनी सैलरी पैकेजेस देने चाहिए, ये हम आपको पूरी बना के देंगे। वो क्या? फिजिबिलिटी रिपोर्ट। क्या बना के देंगे? अगेन गवर्नमेंट सपोर्ट तो कर रही है बट इज देयर एनी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज? नो। तो ये इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट भी नहीं है, ये क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस। क्या बात सुन मारी इसके अंदर? तो एग्जांपल क्या दी मैंने? फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट एडवाइस है, या इसी तरीके से कोई भी एडवाइस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो, इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? गवर्नमेंट असिस्टेंस कहते हैं। या अगर मेन बात हम कहें तो गवर्नमेंट असिस्टेंस में होता क्या है? गवर्नमेंट असिस्टेंस के अंदर नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, किसी भी किस्म का कोई इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस आपको नहीं मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? या इन शॉर्ट अगर हम लेमैन टर्म के अंदर कहें तो गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है? इट्स अ मुंह का फायर, और कुछ नहीं इसके अंदर। यहां तक क्लियर है? तो ग्रांट और असिस्टेंस में पहली बात डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? ग्रांट और असिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? ग्रांट के अंदर इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम कंडीशन, जबकि असिस्टेंस के केस के अंदर देयर इज नो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। यहां तक क्लियर है? सर दोनों टर्म्स को समझने के बाद अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। हमें इन दोनों टर्म्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है। अब्दुल हसीब, क्या कहा मैंने? हमें इन दोनों टर्म्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है कि गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है और गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। तो सर गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताएं गवर्नमेंट असिस्टेंस के अंदर इज देयर एनी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज? इज देयर एनी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज? नहीं। जब कोई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं है सो इट मींस नो एंट्री शैल बी मेड। हम गवर्नमेंट असिस्टेंस के केस के अंदर कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। तो करेंगे क्या? हाँ वेरी गुड, बोले जोर से बोले, क्या करेंगे? डिस्क्लोजर दे देंगे। क्या दे देंगे? बस खत्म, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहीं पे खत्म हो गई। गवर्नमेंट असिस्टेंस करोगे क्या? अबे कैसे रिकॉर्ड करेंगे जब कुछ आ ही नहीं रहा? मुंह का फायर है, क्या रिकॉर्ड करूं? मुंह का फायर, डेबिट और कैश क्रेडिट, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है ही नहीं, तो रिकॉर्ड क्या करूं? तो कह रहा है भाई तो एक काम कर, अगर गवर्नमेंट ने तेरी जात पे कोई एहसान किया है ना तो तू वो डिस्क्लोजर में बता दे कि हमें गवर्नमेंट ने जो है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दी है, तो ठीक है डिस्क्लोजर आप दे देंगे इसकी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। यहां तक नोट करें। अच्छा जनाब अब सुनिएगा जरा आगे। गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस, इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा कि करना क्या है। गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सी और क्या थी? डिस्क्लोजर। यानी कि जो भी गवर्नमेंट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाए आप उसको नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दें। यूं समझने कि हमारे इस चैप्टर का एक एरिया कंप्लीट हो गया कि गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने देख ली। अब रह गया गवर्नमेंट ग्रांट।
अब गवर्नमेंट ग्रांट की आपने यहां पर देखना है कि व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट, और दूसरी बात कि गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आइए सर आप गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में देखते हैं। IAS 20 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है आपके पास, दो तरह की हमारे पास यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती हैं। कितने तरह की गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है मिस? दो तरह की हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती हैं। नंबर 1, एक आपके पास कहलाता है रेवेन्यू ग्रांट। कौन सी ग्रांट कहलाता है? रेवेन्यू ग्रांट आपके पास कहलाएगा। और एक आपके पास कहलाएगा एसेट ग्रांट। कौन सा ग्रांट कहलाएगा आपके पास? सर दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले एसेट ग्रांट को देखते हैं जरा। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं क्यों मिल रहे हैं? फॉर द परचेज, एक्वायर और एक्सचेंज फॉर एन एसेट। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, क्यों पैसे मिल रहे हैं? क्यों पैसे मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहे हैं फॉर द परचेज, एक्वायर और एक्सचेंज ऑफ एन एसेट, कि आप उस पैसों से एसेट को खरीदें। किसको खरीदें? एसेट को खरीदें, परचेज करें या एक्सचेंज करें। एसेट को खरीदने के लिए अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो ये एसेट ग्रांट कहलाती है। कौन सी ग्रांट कहलाती है? ये एसेट ग्रांट। तो एसेट ग्रांट आपके पास क्या है कि अगर आपको कोई अमाउंट दी जा रही है, याद रखिएगा ग्रांट का मतलब ही क्या है? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। बट इफ दैट इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, क्यों दी जा रहा है? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस आपके पास क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है बताएं, किस लिए दिया जा रहा है? फॉर द परचेज, एक्विजिशन और एक्सचेंज ऑफ, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? एसेट के लिए। तो ये आपके पास कौन सी ग्रांट कहलाएगी? ये एसेट ग्रांट कहलाएगी। सर व्हाट इज रेवेन्यू ग्रांट? व्हाट इज रेवेन्यू ग्रांट? तो IAS 20 ने बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन दी। रेवेन्यू ग्रांट क्या है? रेवेन्यू ग्रांट क्या है? गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इसने। रेवेन्यू ग्रांट क्या है? अदर देन एसेट ग्रांट। कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है इसके अंदर? रेवेन्यू ग्रांट क्या है? कहता है एसेट ग्रांट के अलावा जितनी भी ग्रांट है वो सारी कौन सी ग्रांट कहलाएंगी? रेवेन्यू ग्रांट कहलाएगी। यहां तक नोट करें, फिर मैं समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। अच्छा अब सुनिए जरा। सर गवर्नमेंट ग्रांट हमारे पास दो है, एक रेवेन्यू ग्रांट है और एक एसेट ग्रांट है। अब एग्जांपल सुनिएगा। कोविड-19 की वैक्सीन मुझे प्रोड्यूस करनी थी, प्रोडक्शन करनी थी। गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए देते हैं, मशीनरीज इंस्टॉल कर लो। मुझे बताओ, मुझे 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इज देयर एनी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस? यस। एंड दैट इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अगेंस्ट सम कंडीशन? यस। क्यों? कोविड-19 की वैक्सीन बनानी है। अब ये बताओ, जो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, क्या ये परचेज फॉर एन एसेट है? यस। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट ग्रांट कौन सी वाली ग्रांट है? ये एसेट ग्रांट है। एग्जाम्पल क्लियर है? चेंज करता हूं, एक और एग्जाम्पल। गवर्नमेंट कह रही है कि तुम कोविड-19 की वैक्सीन बनाओगे। जी, ये लो मशीन हमने तुम्हें दी, मशीन हमने तुम्हें यहां पर दी, तुम इस मशीन से कोविड-19 की वैक्सीन प्रोड्यूस करो। नंबर 1, इज देयर एनी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस? यस। ऐसे ही ना, एसेट आ रहा है। अगेंस्ट सम कंडीशन? यस। अब मुझे बताएं कि क्या ये जो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज है, क्या ये एसेट के लिए है? यस। मुझे पूरा एसेट दे दिया गवर्नमेंट ने, तो उसका मतलब अगेन ये भी कौन सी ग्रांट कहलाएगी? एसेट ग्रांट कहलाएगी। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा एग्जाम्पल चेंज करता हूं, एक और तीसरी एग्जाम्पल। गवर्नमेंट ये कह रही है कि तुमने अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। क्या प्रोवाइड की है? ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। और उस ट्रेनिंग के अंदर तुमने वहां पर उनको हुनर सिखाया है। हम तुम्हें 3 लाख रुपए दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? कितने दे रहे हैं? 3 लाख रुपए दे रहे हैं। इज देयर एनी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस अगेंस्ट सम कंडीशन? यस सर। ऐसे ही ना, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड की, इसकी वजह से मुझे 3 लाख रुपए दिए ना, मेरी शक्ल के ऊपर थोड़ी दिए। मैंने कहा ना, पहले भी कहा मैंने कि अगर मेरी शक्ल के ऊपर देने होते तो अबे चमाट मार दूंगा तुझे मैं। 20 मिलियन क्या रही है? अच्छा सही, तो 20 मिलियन देता डेफिनेटली। अभी 3 लाख रुपए दिए हैं, तू तो गया बेटा, सऊ तू नहीं बचता, रुक जा। 3 लाख रुपए दिए, क्यों दिए? क्यों दिए 3 लाख रुपए? क्यों दिए? अबे मेरी शक्ल पे तो फिर 20 रुपए मिलेंगे, तेरी पे तो 4 आना भी कोई नहीं देगा।
इस शक्ल के साथ तो तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बताऊं क्या था यार, 3 लाख रुपए दिए, रिकॉर्ड हो रहा है ये अब्दुल हसीब, इसकी तेरी शक्ल दिखाऊंगा जाते हुए, रुक जा सबको मैं, आगे आने वाली पूरी आवाम देखेगी इसकी शक्ल के ऊपर 10 रुपए भी नहीं मिलने थे। अच्छा तो कितने, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मुझे दिए गए, लेकिन 3 लाख रुपए मुझे इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम कंडीशन। लेकिन मुझे बताओ क्या ये 3 लाख रुपए एसेट के लिए थे? इसका मतलब ये एसेट ग्रांट नहीं बल्कि ये रेवेन्यू ग्रांट है। तो रेवेन्यू ग्रांट की डेफिनेशन सही तो दी आईएएस ने कि रेवेन्यू ग्रांट क्या है, अदर देन एसेट ग्रांट। कि एसेट ग्रांट के अलावा जो भी ग्रांट आपको मिलेगी वो रेवेन्यू ग्रांट कहलाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करूंगा सर, बहुत अच्छी बात है। कितने साल तक? 4 साल तक। गवर्नमेंट मुझे 10 लाख रुपए दे रही है, कितने दे रही है? अब मुझे बताओ कि अगर गवर्नमेंट मुझे 10 लाख रुपए दे रही है, और क्यों दे रही है? एम्प्लॉयमेंट को रिटेन करने के लिए। इज देयर एनी इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगेंस्ट सम कंडीशन? ऐसा ही है। अब मुझे बताएं कि मेरे पास इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगर है अगेंस्ट सम कंडीशन, तो क्या फॉर द परचेज ऑफ एसेट है? नहीं। तो उसका मतलब जब एसेट के लिए नहीं है तो फिर ये कौन सी ग्रांट कहलाएगी? रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू और एसेट ग्रांट में तमीज समझ में आ रही है? डिफरेंशिएट समझ में आ रहा है क्या इसके अंदर? अच्छा एक चीज भाई पूछ रहे हैं कि सर अगर गवर्नमेंट ने आपको ट्रांसपोर्टेशन की या इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, देखो इंटरनेट की सर्विसेज का प्रोवाइड करना इट्स नॉट एन इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। कॉस्ट सेविंग होगी मेरी, कॉस्ट सेविंग होगी। देख वो जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, वो जो एक्सपोर्ट एडवाइस थी, उससे भी मेरी कॉस्ट सेव हो रही है, उससे भी मेरी कॉस्ट सेव हो रही है। यार ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट मैं बनाता तो मुझे 3 लाख रुपए की रिपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट ने मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का देना ये असिस्टेंस है। क्या है ये? कॉस्ट सेव हो रही है, मना नहीं कर रहा मैं, कॉस्ट सेव हो रही है मेरी। लेकिन इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, देखो आईएएस ने यहां पर ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ग्रांट इसको कहते हैं जिससे तुम्हारी कॉस्ट सेव हो जाए, नहीं। क्या कहा? गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज किया? देयर मस्ट बी एन इनफ्लो ऑफ, और आगे क्लियर किया, कंफ्यूजन को क्लियर किया। इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? सेफ बात समझ रहे हैं इसके अंदर? तो उसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का प्रोवाइड करना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स का बना के देना, एक्सपोर्ट एडवाइसेस प्रोवाइड करना, ये सारी जो आपको यहां पर सर्विसेज असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है। क्या प्रोवाइड की जा रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ मैं मना नहीं कर रहा, तुम उसको इग्नोर कर दो, ये असिस्टेंस है, रिकॉर्ड मत करना, वो कर देना। वो क्या? डिस्क्लोज। वहां पर, कहां पर? नोट्स टू द अकाउंट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? अच्छा अब आगे चलते हैं जरा। सर अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं, करना क्या है? करना क्या है? रेवेन्यू ग्रांट को पहले हम डिस्कस करते हैं। एसेट ग्रांट में आज पढ़ के थोड़ा सा आया हूं तो मैंने बता दिया, बाकी आगे इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल हम रेवेन्यू ग्रांट को देखते हैं। रेवेन्यू ग्रांट के केस के अंदर IAS 20 ये कहता है कि रेवेन्यू ग्रांट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? कितने मेथड हैं? 2 मेथड हैं। एक मेथड का नाम मैं बताऊंगा, दूसरे मेथड का नाम आप लोग बताएंगे। एक मेथड का नाम है इनकम मेथड। कौन सा मेथड? तो बताओ दूसरा मेथड क्या होगा? एक्सपेंस मेथड। इनकम मेथड है तो दूसरा कौन सा होगा? को तीर नहीं मारा, ऑब्वियसली एक इनकम है तो दूसरा एक्सपेंस होगा। को तीर थोड़ी मारा, तीर तो उसने मारा जिसने पहला मेथड बताया। थैंक यू। अच्छा इनकम मेथड और दूसरा कौन सा है? एक्सपेंस मेथड। और यकीन माने यार, ये मैं 2 मेथड्स बता रहा हूं ना, सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आईएएस ने बताए। जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करूंगा ना, दोनों में कोई मेजर डिफरेंस, सिर्फ खाना पूरी है, वरना ये स्टैंडर्ड 1 या 2 पेज से ज्यादा का नहीं था। अब बोलते ना अब इतना छोटा था, तो आईएएस ने क्या किया? इसको लंबा से ट्रैक किया और कुछ नहीं, लंबी किया और कुछ नहीं है। तो आगे हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी। नेट इंपैक्ट पीएनएल पे और बैलेंस शीट पे सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहां पर प्रेजेंटेशन का फर्क है और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो IAS 20 क्या कहता है? रेवेन्यू ग्रांट के लिए आपके पास 2 मेथड्स है। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? इनकम मेथड और दूसरा कौन सा है? एक्सपेंस मेथड। यहां तक क्लियर है? इसके अंदर एसेट ग्रांट का भी लिख देता हूं, वो भी हम करेंगे नहीं, वो बाद में हम देखेंगे। पहले हम रेवेन्यू ग्रांट को टारगेट करेंगे। एसेट ग्रांट के अंदर भी आपके पास 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड है। एक मैं बताऊंगा, दूसरा आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक कहलाता है ग्रॉस मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है? दूसरा बताओ। वाह वेरी गुड, मेरे लिए था वेरी गुड, क्योंकि पहला मैंने बताया था।
ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। ये होता क्या है, करना क्या है, वो सब हम देखेंगे, उसकी टेंशन ना लें आप। पहले यहां तक जड़ी बूटियां नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा जरा, एक सवाल है कि सर क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट हमें हर महीने मिलेगा, हर साल मिलेगा? देखिए, जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट आपकी गुलाम नहीं है। गवर्नमेंट अगर आपको अभी ग्रांट दे रही है तो वो अपनी खुशी से दे रही है। हो सकता है आप बोलेंगे सर ये तो पर हर साल मिलना चाहिए। अबे क्या हो गया, मतलब बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये ग्रांट आपको जो दी जा रही है, इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। जब वो खुश होगा, कौन? गवर्नमेंट खुश होगी। ऐसे ही है, जब वो खुश हो, हौसले में ना होगा बोल दिया, जब वो खुश होगी, कौन? गवर्नमेंट, तो वो आपको ग्रांट देगी। लेकिन जरूरी, सर मैं तो अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो मैं क्या करूं? आप बेटा शाबाश, इंसान का बच्चा बनो, प्रोडक्शन नहीं करना तो निकल जाओ वहां से। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ग्रांट कोई मेरे ऊपर कोई नेसेसरी नहीं कि मैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो गवर्नमेंट दे ही दे। जरूरी नहीं है। देती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देती तो मैं इसको रिस्पॉन्सिबल क्लियर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्यों नहीं दे रहे मुझे। क्या ये बात? अभी एक आगे क्वेश्चन आएगा, पिछले बैचेस के अंदर नॉर्मली रहा कि अब वो कह रहा है कि मैंने मशीन लगाई, जैसे ये भाई भी पूछ रहे थे कि 50 लाख रुपए की मशीन लगाई, गवर्नमेंट 5 लाख रुपए दे रही है, ये क्या बात हुई? अबे तो क्या हो गया, सुसर थोड़ी है तेरा जो तू सब 5 लाख रुपए में क्या होता है उसके अंदर? तो भाई आपको अगर वो 50 लाख की मशीन लगाने के लिए 5 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, सबर रख यार, शुक्र कर तू। ये तुझे 5 लाख मिल गया, तू कह रहा सर इसमें क्या होगा? ये तो अबे तो भाई वो तुझे दे रहा है, ये मुफ्त है, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, सबर कर, शुक्र कर, अल्लाह तेरी नेमत को बढ़ा देगा इंशाल्लाह। तू टेंशन ना ले। अभी तू बोल रहा यार एसी तो आया नहीं, मतलब उसके आ जाएगा टेंशन। अच्छा खैर, बात कहीं हो जा रही है, कहाँ गया रबड़, कहाँ गया? चले अब आए जरा रेवेन्यू ग्रांट को देखते हैं। रेवेन्यू ग्रांट के अंदर क्या कहा आईएएस ने? रेवेन्यू ग्रांट के केस के अंदर क्या कहा? 2 मेथड होंगे, कौन कौन से? इनकम मेथड और दूसरा कौन सा है? एक्सपेंस मेथड। अब गौर से सुनिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। इनकम मेथड और एक्सपेंस मेथड करना क्या है, पहले इनकम मेथड को देखते हैं। आईएएस 20 ये कहता है कि अगर कंपनी इनकम मेथड यूज कर रही है तो आप करेंगे क्या कि जो भी आपको ग्रांट रिसीव हुई है, आप उस ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेफर्ड इनकम। क्या रिकॉर्ड करेंगे? हेलो, क्या मतलब? सुनिएगा जरा, आसान जबान में समझते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, एक बात दिल पे हाथ रखिए, छोड़ो कॉपी मत करो, इधर देखो, दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि तुम प्रोडक्शन करोगे, हाँ करूंगा, तो ये लो 5 लाख रुपए। कितने लो? 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख रुपीस मुझे गवर्नमेंट ने दे दिए। अब ये 5 लाख रुपए मेरे पास आ तो गए, लेकिन मुझे बताओ क्या ये 5 लाख रुपए आज मेरे ऊपर हलाल हो गए? क्यों? अब अकाउंट में आ गए ना अभी। हाँ सर, अभी हमने वो काम नहीं किया। इसको और रिफाइन करूं, हमने अभी गवर्नमेंट की कंडीशंस को मीट नहीं किया। सही कह रहा हूं मैं? सर मैं अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर ट्रेनिंग दूंगा। अच्छा हाँ, ये ले 10 लाख रुपए, पैसे आ गए, 10 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, 10 लाख रुपए आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये 10 लाख रुपए हलाल हो गए? नहीं। कब हलाल होंगे? क्यों हलाल नहीं हुए? क्योंकि हमने गवर्नमेंट की कंडीशंस को अभी मीट नहीं किया। अब थोड़ा सा बेसिक अकाउंटिंग की तरफ जाओ। वो पैसे जो तुमने ले लिए हैं और उसकी सर्विसेज अभी तुमने प्रोवाइड नहीं की, उसकी कंडीशंस तुमने अभी मीट नहीं की, तो बताओ वो पैसे जो तुमने ले लिए और कंडीशंस मीट नहीं की, इसको क्या कहते हैं? अनअर्न्ड। क्या कहते हैं इसको हम? और अनअर्न्ड हमारी क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। अनअर्न्ड हमारा क्या है? लायबिलिटी है। सही कह रहा हूं मैं? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 20 ने अनअर्न्ड का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया डेफर्ड इनकम। क्या नाम रख दिया? सर आसान जबान में लिख सकता था अनअर्न्ड। क्या लिख सकता था? फिर आप लोग यहां नहीं बैठे होते ना, अब मैं सुनते भी नहीं, मेरी इतनी कॉन्सेंट्रेशन से सुना आप लोगों ने। अगर मैं अनअर्न्ड लिख देता तो आप लोग मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते। तो IAS 20 चाहता था कि टीचर्स को लिफ्ट कराई जाए, तो उसने अनअर्न्ड की जगह यहां पे क्या वर्ड लिखा इसने? डेफर्ड। कितनी कॉन्सेंट्रेशन से सुना आप लोगों ने कि डेफर्ड इनकम क्या है? तो डेफर्ड इनकम इज द अदर नेम ऑफ अनअर्न्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? और बिल्कुल सही ट्रीटमेंट बताई इसने
कहता है अगर तुझे कोई ग्रांट रिसीव हो रही है तो रिकॉग्नाइज दैट ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम, उसको रिकॉर्ड कर दो। कैसे रिकॉर्ड करो? डेफर्ड इनकम, यानी कि अनअर्न्ड रिकॉर्ड कर दो, यानी कि लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कह रहा है कि पहले इसको लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दो। क्यों लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करो? अरे बाबा इसलिए क्योंकि तुमने अभी तक गवर्नमेंट की उन कंडीशंस को मीट नहीं किया। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको डेफर्ड इनकम क्यों कहते हैं? यानी कि एक ऐसी इनकम है, डेफर कहते हैं आगे पोस्टपोन करना या आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करना। डेफर्ड इनकम एक ऐसी इनकम है जो आगे हमने क्या कर दी है? डेफर कर दी है, फॉरवर्ड कर दी है। आज की इनकम नहीं है, ये बाद में फ्यूचर में मेरी इनकम बनेगी, इसीलिए इसको डेफर्ड इनकम कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर क्या करूं? कहता है अब तुमने डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर दिया, हाँ अब हम बैक टू बेसिक अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। हमने आपसे एडवांस में फीस रिसीव कर ली, फॉर एग्जाम्पल अच्छा, हमने एडवांस में आप लोगों से फीस रिसीव कर ली। अभी फिलहाल हमारे लिए वो फीस क्या है? अनअर्न्ड। हमारे लिए फीस क्या है? क्योंकि हमने फीस ले ली लेकिन अभी तक सर्विसेज हमने कंप्लीटली प्रोवाइड नहीं की। सर थोड़ा थोड़ा करके हर साल या हर आपके पास थोड़ा महीने के अंदर हर डे बाय डे थोड़ा थोड़ा करके ये जो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, ये बढ़ती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी? कम होती चलेगी, ऐसे ही ना। और ये जो आज पैसे आप लोगों ने दिए ये भी हमारे पर हलाल नहीं है, लेकिन जैसे ही ये कोर्स कंप्लीशन की तरफ जाता रहेगा ये पैसे हमारे ऊपर हलाल होते चले जाएंगे। ऐसे ही क्या मतलब कि ये जो आज लायबिलिटी है ये स्लोली ग्रेजुअली किसमें कन्वर्ट होती चली जाएगी? इनकम में। किसमें कन्वर्ट होती चली जाएगी? ऐसा ही है ना भाई। फॉर एग्जांपल कोर्स कंप्लीट हो गया तो अब क्या होगा? सर लायबिलिटी खत्म, अब ये पूरी की पूरी अमाउंट मेरी क्या बन गई है? इनकम बन गई है। सही कह रहा हूं मैं? तो IAS 20 कह रहा है कि ये डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर दिया, हाँ कर दिया। जैसे ही तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई होती चली जाएंगी, मीट होती चली जाएगी, तुम्हें इसको ट्रांसफर करना होगा। कहां पे ट्रांसफर करना होगा? इनकम में। कहां पे ट्रांसफर करना होगा? तो इसका मतलब यह है कि रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज ए डेफर्ड इनकम। फिर क्या करूं? फिर कहता है ट्रांसफर कर देना। ट्रांसफर द डेफर्ड इनकम टू अदर इनकम। यानी कि तुम इस डेफर्ड इनकम को अदर इनकम में ट्रांसफर कर देना। डेफर्ड इनकम को तुम ट्रांसफर कर देना। कहां पर? अदर इनकम के अंदर ट्रांसफर कर देना, या इसको नॉर्मली ग्रांट रेवेन्यू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? यानी कि ग्रांट रेवेन्यू के नाम से तुम उसको ट्रांसफर कर देना, या अदर इनकम के नाम से तुम उसको ट्रांसफर कर देना। ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस है, इसको कहा जाता है रिलीज। क्या कहते हैं इसको हम? हेलो, क्या कहते हैं इसको हम? रिलीज। क्या मतलब कि डेफर्ड इनकम को रिलीज कर दो। क्या मतलब? रिलीज करने का मतलब क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। कहां पे ट्रांसफर कर दो? अदर इनकम के अंदर। कहां पे ट्रांसफर कर दो? अदर इनकम के अंदर। पहले यहां तक नोट करें, फिर एक और बात बता दो। यहां तक पहले नोट करें जरा। क्या बताया मैंने कि रेवेन्यू ग्रांट का मतलब क्या है? अदर देन एसेट ग्रांट। कि आपने एसेट ग्रांट के अलावा अगर कोई आपको ग्रांट रिसीव है तो वो रेवेन्यू ग्रांट है। उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए कितने मेथड्स है हमारे पास? 2 मेथड है। एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा खुद आ जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनकम मेथड क्या कहता है? इनकम मेथड ये कहता है कि रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम। इनिशियली तुम उस ग्रांट को कैसे रिकॉर्ड करोगे? डेफर्ड इनकम। फिर क्या करना? कहता है फिर तुम उस डेफर्ड इनकम को रिलीज कर देना। रिलीज करने का मतलब क्या कर देना? ट्रांसफर। कहां पे ट्रांसफर कर देना? अदर इनकम के अंदर तुम उसको ट्रांसफर कर देना। यहां तक पहले इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूं और क्या करना है। अच्छा, अब सुनिएगा जरा। सर हमने रिलीज करना है, अब रिलीज करने का तरीका क्या होगा? गौर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। रिलीज करने का तरीका क्या होगा? यानी कि जब मैं रिलीज करूंगा डेफर्ड इनकम को, कहां पे रिलीज करूंगा? कहां पे ट्रांसफर करूंगा? अदर इनकम में। कैसे ट्रांसफर करूंगा? तो उसका तरीका IAS 20 बताता है।
इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। क्या मतलब है वो मैं समझाऊंगा इसके अंदर, अभी सिर्फ आपने लिखना ही है। इस जुमले का मतलब क्या है वो मैं भी समझाऊंगा, जब क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तब मैं इसको समझाऊंगा। मैं क्या कह रहा है इसके अंदर कि आपने करना क्या है कि अगर आपके पास यहां पर इनकम मेथड है तो आपने इसको पहले तो रिकॉर्ड करना है ऐसा डेफर्ड इनकम, फिर आपने रिलीज करना है, और रिलीज करने का मतलब क्या करना है, आपने ट्रांसफर करना है। कहां पे ट्रांसफर करना है इसको, अदर इनकम में। कैसे ट्रांसफर करना है, इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। क्या मतलब है वो भी मैं समझाऊंगा, कैसे ट्रांसफर करना है, इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड, इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। चले आगे। अच्छा आप सुनिए जरा, लगे तो एक्सपेंस मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सपेंस मेथड हमारे पास क्या है, एक्सपेंस मेथड हमारे पास क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सुनिएगा जरा, एक्सपेंस मेथड, एक्सपेंस मेथड में IS-20 क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। पहला स्टेप कहता है जब तुम्हें कोई ग्रांट रिसीव हो तो करना क्या, रिकॉग्नाइज दैट ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम। क्या रिकॉर्ड कर देना इसको, हेलो, क्या रिकॉर्ड कर देना, डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर देना, डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर देना, रिकॉग्नाइज दैट ग्रांट एज अ डेफर्ड इनकम। यहां पर भी क्या कहा था उसने, डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर देना। अच्छा फिर क्या करना, फिर कहता है कि तुम उसको ट्रांसफर करना। क्या करना, ट्रांसफर करना, और ट्रांसफर करने का मतलब क्या करना, इसको रिलीज करना। सर जब रिलीज करूं तो कहां पे रिलीज करूं, कैसे रिलीज करूं, वहां पे कहां पे रिलीज किया था हमने, तो अदर इनकम। कहां पे रिलीज किया था हमने, सर यहां पर क्या कहता है, कहता है यहां पे ट्रांसफर करना, और कैसे ट्रांसफर करना, रिड्यूस द रिलेटेड एक्सपेंडिचर, रिड्यूस द रिलेटेड एक्सपेंडिचर, रिड्यूस द रिलेटेड एक्सपेंडिचर। क्या मतलब, गौर से सुनिएगा। गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट दी है कि आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, असीम आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज एरिया के अंदर, इसके लिए हमने आपको 3 लाख रुपए दिए। कितने दिए, और ये आप कब तक प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग, हमने कहा 1 साल तक या 2 साल तक प्रोवाइड करेंगे। गुड हो गया। मुझे बताओ रेवेन्यू ग्रांट है, एसेट ग्रांट है, रेवेन्यू ग्रांट है। कौन सी ग्रांट है, रेवेन्यू। अगर मैं इनकम मेथड यूज कर रहा हूं तो क्या करूंगा, सर अभी तो मैं इसको डेफर्ड इनकम यूज रिकॉर्ड कर लूंगा, और जैसे जैसे होगा मैं करूंगा क्या, मैं अदर इनकम में ट्रांसफर करूंगा। कहां पे ट्रांसफर करूंगा, लेकिन अगर मैं एक्सपेंस मेथड यूज कर रहा हूं तो IS-20 कहता है फिर आप एक काम करना, आप यहां पर जब डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करोगे तो डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड करने के बाद जब ट्रांसफर करोगे तो अदर इनकम को क्रेडिट मत करना, ट्रेनिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर देना। किसको क्रेडिट कर देना, ट्रेनिंग, यानी कि जो तुम्हारा रिलेटेड एक्सपेंडिचर, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होगा, वही होगा जब आपका कोई खर्चा हो रहा होगा। तो आपने करना क्या, आपने उस रिलेटेड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करना है, आपने अदर इनकम के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना। मैं अगेन फिर कह रहा हूं, दोनों मेथड की सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, नेट इंपैक्ट सेम ही रहेगा। भाई एक ही बात है ना यार, इनकम को क्रेडिट करूं या एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूं, बात एक ही है। इनकम को क्रेडिट किया प्रॉफिट बढ़ेगा, और एक्सपेंस को क्रेडिट करूंगा तो भी प्रॉफिट ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रही, मैंने क्या कहा था कि नेट इंपैक्ट सेम रहेगा, पीएनएल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। किसका फर्क है, अभी इसको सिर्फ नोट करें, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, हम उसको फिर देखेंगे। यहां तक नोट करें जरा पहले। अच्छा चीज, सर ये ट्रांसफर करेंगे कैसे, ये ट्रांसफर करेंगे कैसे, गौर से सुनिएगा जरा प्लीज। सर ये ट्रांसफर करेंगे कैसे, अगेन ट्रांसफर करने का तरीका क्या होगा, ट्रांसफर करने का तरीका क्या होगा, अगेन इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। सर इस सेंटेंस का मतलब क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखते हैं। आए जरा इसको हम पहले थ्योरेटिकली रीड कर ले, फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 पे आएगा जरा प्लीज, पेज नंबर 45। पहले इसकी कुछ थ्योरी हम रीड आउट कर लें एंड देन हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर 45 आगे सब जी मिस पढ़ेगा जरा, पेज नंबर 45 पढ़े जरा।
Government's हेडिंग से पढ़ेगा, हेडिंग से पढ़े, लाउड पढ़ेगा थोड़ा। IAS 20 accounting for government grant and disclosure of government assistance. जबरदस्त, ये है स्टैंडर्ड का पूरा टाइटल। क्या कहा इन्होंने? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग होगी, एंड आगे क्या कहा? डिस्क्लोजर फॉर गवर्नमेंट असिस्टेंस। याद रखिएगा, गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग कुछ नहीं है। गवर्नमेंट असिस्टेंस में आपने करना क्या? सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। आगे चलेगा फिर। Government often provide money or incentives to companies to export their goods or to promote local employment. ठीक है, अच्छा ये जो पढ़ने जा रही है 4 पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कीजिएगा एज एन इंपॉर्टेंट कि IAS 20 के अंदर ये 4 चीजें कवर नहीं है। ये एक आध मर्तबा एग्जामिनर ने पूछा है, तो ये याद रखिएगा, ये 4 चीजें गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर या IAS 20 के अंदर कवर नहीं की जाती। वो 4 चीजें क्या है बताएं? नंबर 1, IAS 20 does not cover the following situations: tax related relief, अगर आपको गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट दे रही है, क्या दे रही है? सर बेनिफिट मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है, लेकिन ये IAS 20 में कवर नहीं होगा, ये IAS 12 में कवर होगा। कहां कवर होगा ये? IAS 12 ने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से बताई है। दिल तो ये कह रहा है कि टैक्स का बेनिफिट मिला है तो ये ग्रांट या असिस्टेंस में से कुछ होना चाहिए, ऐसा ही है, लेकिन दिल तो पागल है, सर ये ना तो ग्रांट है ना असिस्टेंस है, ये IAS 12 में जाएगा। आगे agricultural grant, एग्रीकल्चर ग्रांट, गवर्नमेंट ने आपको भैंसे दी है, क्या दिया आपको? हाँ सर, भैंसे दी आपको, क्या आप ये भैंसे ले और जाएं और इससे आप बाड़ा लगाएं, तो भाई ग्रांट है क्या नहीं है? अबे ग्रांट है क्या नहीं है? ग्रांट है ना, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, भैंसे आई है तेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि, लेकिन ये भैंसे IAS 20 में कवर, इसके लिए अलग से स्टैंडर्ड IAS 41, क्या नाम है उसका? है आपके कोर्स में पढ़ेंगे, इसके अंदर भैंसों की अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर। आगे government partnership, joint venture, जी एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी आपके पास प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो IAS 41 के अंदर कवर होगा। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई भी अगर आपको यहां पर असिस्टेंस या कोई भी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो IAS 20 के स्कोप में कवर नहीं होगी, उसके अंदर वो IAS 41 के अंदर जाएगी। जी आगे। normal trading with government, जी, एक तो आपके पास इन्होंने थर्ड पॉइंट पढ़ा, गवर्नमेंट पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर। अगर मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप कर रहा हूं, जैसे यूफोन और आपके पास गवर्नमेंट, ये यानी कि यूफोन एक सेमी गवर्नमेंट आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका मतलब ये आपके पास ग्रांट की डेफिनेशन में नहीं है। सर ये बिजनेस कर रहे हैं दोनों, क्या कर रहे हैं? ये असिस्टेंस नहीं है, ना ही ये ग्रांट है। ग्रांट का मतलब क्या है? मुफ्ता। बात सुन मारी इसके अंदर। और चौथा पॉइंट क्या पढ़ा वैसे आपने? नॉर्मल ट्रेडिंग विद द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट कह रही है रोड बना दो, मैं बिल्डर हूं, अबे बॉडी बिल्डर नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्डर की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब ये, हाँ वही कंस्ट्रक्शन बिल्डर की बात कर रहा हूं, तो उसका मतलब ये कि गवर्नमेंट अगर मुझे ठेका दे रही है रोड बनाने का या कोई भी आपके पास कंस्ट्रक्शन का, तो उसका मतलब ये ग्रांट की डेफिनेशन में नहीं है, इट्स अ नॉर्मल ट्रेडिंग, ये एक नॉर्मल हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन IAS 20, तो ये आपने 4 याद रखने इसके अंदर। आगे बढ़ेगा। government grants and assistance by government in the form of transfer of resources to an entity अंडर ऑलरेडी बाबा याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलें। in return for past or future compliance with certain conditions जी, यानी कि आपको कोई ना कोई कंप्लायंस या कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा। आगे relating to the operating activities of the entity. If either of the condition is not satisfied, then this will be considered as a हाँ, अगर आपने ये कहा कि मुझे इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, तो उसका मतलब फिर ये ग्रांट भी नहीं है, या असिस्टेंस है। आगे चलिएगा। government assistance. Government assistance is action by government designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria. Example. ये जो आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, प्लीज मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट, और उसके ऊपर एक छोटा सा वो बना दे, वो क्या? दिल। स्टार नहीं बना, दिल बना है। लर्न बाय हार्ट। एग्जामिनर ने एक आध मर्तबा पूछा है which of the following is an example of assistance, which of the following is not an example of assistance, तो ये assistance की examples याद रखिएगा। जी, क्या examples पढ़ ले जरा। Expert advice, business facility. Export advice, it's okay. Guarantees, interest-free loan, etc. अच्छा, इसके बाद आ रहा है forgivable loans, इसको भी मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट। याद करने की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं। फॉरगिवेबल लोन्स सिर्फ सुन लीजिएगा, फॉरगिवेबल लोन्स है क्या और उसको ट्रीट क्या करना है। फॉरगिवेबल लोन्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने आपको लोन दिया। क्या दिया आपको? आपने लोन लिया गवर्नमेंट से, 1 साल या 1.5 साल हो गए, आपने उस लोन को इस्तेमाल किया किसी अच्छे काम में, किसी एक अच्छी जगह पे प्रोडक्शन वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट कह रही है वाह रे वाह सऊद, क्या कहा? वाह रे वाह, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया इस लोन से, जा
माफ किया, जी ले अपनी जिंदगी, ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फॉरगिवेबल लोन्स। क्या कहलाता है? अब दिल बात रख के बताओ ये कहां जा रहा है? ये ग्रांट में जा रहा है, असिस्टेंस में जा रहा है? ग्रांट में जा रहा है। कहां जा रहा है ये? क्यों? इनफ्लो ऑफ रिसोर्स। दादा 10 लाख रुपए का लोन गवर्नमेंट ने माफ कर दिया, तो उसका मतलब फॉरगिवेबल लोन इज एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी पढ़ लीजिएगा में से एक मरतबा इसको। Forgivable loan which the lender undertakes to waive repayment under certain prescribed conditions and should be treated in the same way as government grant. ठीक है, याद रखिएगा एग्जामिनर, ये मैं अगर आपको एक बात कहूं कि रीजनेबली एक एमसीक्यू लाजमी आता है जिसमें वो ग्रांट और असिस्टेंस की एग्जांपल के ऊपर बनाता है एमसीक्यू। तो ये एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि इसमें से ग्रांट और जो असिस्टेंस है इसकी एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इस जैसा कोई अगर एमसीक्यू है तो आप उसको आंसर कर सकें। आगे When it is reasonably assured that entity meet relevant ठीक है, आगे चलें। accounting treatments of government grants and assistance. ठीक है, Government assistance are disclosed in the notes. बस ये खत्म हो गया। गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक लाइन के अंदर खत्म हो गई, इसको आपने क्या करना है? डिस्क्लोज। अब गवर्नमेंट ग्रांट सीखते हैं। जी पढ़ेगा जरा गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। Government grant may be divided into two categories. जी दो कौन कौन सी है? रेवेन्यू ग्रांट और एसेट ग्रांट। पहले हम कौन सी कर रहे हैं? रेवेन्यू ग्रांट। जी पढ़े जरा रेवेन्यू ग्रांट। Revenue grant is कितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी। रेवेन्यू ग्रांट क्या है? इट्स क्या है ये? अदर देन एसेट ग्रांट। आगे IAS 20 allows such grant to be either pre-recognized grant as deferred income and then presented as a credit in the statement of profit and loss. ये कौन सा मेथड है? Income इनकम मेथड। कौन सा मेथड है ये? दूसरा पढ़े जरा। deducted from the ये कौन सा मेथड है? एक्सपेंस मेथड। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? तो आगे ब्रैकेट में लिख दें ताकि आपको याद रहे कि रेवेन्यू ग्रांट के लिए मेरे पास दो मेथड दिए गए हैं, या तो आप पीएनएल को क्रेडिट कर दें अदर इनकम के नाम से, या फिर आप रिलेटेड एक्सपेंस को रिड्यूस कर दें, डिडक्ट कर दें। ये भी आपके पास रेवेन्यू ग्रांट के अंदर ट्रीटमेंट है, इसको एक्सपेंस मेथड कहा जाता है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे आएगा, एक डब्बा आ रहा है, वो डब्बा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। जी मिस पढ़ेगा जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के अंदर? A company receives a cash grant of 30,000 on 31st December 2010. एक मिनट, 31 दिसंबर 2010 पे हमें ग्रांट रिसीव हो रहा है। कितना ग्रांट रिसीव हो रहा है? $30,000 का ग्रांट रिसीव हो रहा है। आगे The grant is towards the cost of training young अप्रेंटिसेस, यानी कि आप ट्रेनर्स को क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ट्रेनिंग के लिए ये पैसे दिए गए। तो दिल पे हाथ रख के बताओ ये रेवेन्यू ग्रांट है या एसेट ग्रांट है? ये रेवेन्यू ग्रांट है। क्या ये बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो पहले तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू ग्रांट का क्वेश्चन है या फिर एसेट ग्रांट है। चले, एक बात तो कंफर्म हो गई, ट्रेनिंग के लिए अगर मुझे पैसे दिए जा रहे हैं तो ये एसेट ग्रांट नहीं है बल्कि ये रेवेन्यू ग्रांट है। आगे चलें। and the training program is expected to last for 18 months. जबरदस्त। कितने महीनों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है? ये 18 महीने, 1.5 साल तकरीबन ये ट्रेनिंग चलेगी। बहुत अच्छा लगा, खुशी भी। आगे चलें। From 1st January 2011. ठीक है, 1 जनवरी 2011 से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। चले फिर। Actual cost of the training were 50,000 in 2011. 2011 के अंदर हम कंपनी कितना खर्चा करेगी ट्रेनिंग के ऊपर? 50,000। और फिर इसके बाद And 25,000 in और 2012 के अंदर कितना खर्चा होगा? 25,000। कितना खर्चा होगा? ऐसा ही है सर, एक मिनट, ये 50 और ये 25 कितना हो गया? ये 75,000 का मैंने खर्चा किया, और गवर्नमेंट कितने दे रही है? 30,000। ये क्या बात हुई? वो भाई ये 30,000 तुझे दे रही है, ये नेमत है, मुफ्त है ये, इसके लिए तुझे फटा करने की जरूरत नहीं है। क्या बात समझ आ रही है इसके अंदर? चल, अब करना क्या है? करना क्या है? रिक्वायर्ड तो पढ़े, आप बातें बाद में कीजिएगा। रिक्वायर्ड पढ़े। prepare entries for 31st December 2010. 31 दिसंबर 2010 की अकाउंटिंग एंट्री बनाएंगे, और 2011 की, फिर 2012। अब सुनिएगा जरा, कॉपी मत कीजिएगा, पहले तसल्ली से सुन लें। इस क्वेश्चन को हम इनकम मेथड से भी करेंगे और एक्सपेंस से भी करेंगे। सर एग्जाम में बताएगा, एग्जाम में बताएगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखा, हम दोनों मेथड से करेंगे इसके अंदर। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? पहले हम करते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 रेवेन्यू ग्रांट का है। किसका है? और रेवेन्यू ग्रांट के अंदर हम पहले कौन सा मेथड करने जा रहे हैं? इनकम मेथड। चले आए जरा एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि मेरे पास ग्रांट किस डेट को रिसीव हुई है? किस डेट को रिसीव हुई है? 31 दिसंबर 2010। अब आप लोग मेरा साथ देंगे एंट्रीज बनाने में। सर ग्रांट रिसीव हो रही है, कितनी की ग्रांट रिसीव हो रही है? 30,000 की ग्रांट रिसीव हो रही है। जब ग्रांट रिसीव हो रही है इसका मतलब पैसे आ रहे हैं या जा रहे? आ रहे। इसका मतलब बैंक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बैंक मेरा एसेट है या लायबिलिटी है?
एसिड इंक्रीज कितने से 30,000। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है इसके अंदर? अच्छा, क्या कहा था IS-20 ने? क्या कहा था? जड़ी बूटी बनाई थी मैंने कि अगर रेवेन्यू ग्रांट हो तो तुम इस ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना एज अ डेफर्ड इनकम। क्या रिकॉर्ड कर देना? और सच कह रहा है वो, ये 30,000 जो तुझे मिलेगी अभी तेरे पर हलाल, तूने अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की है। बात समझ में आ रही है इसके? अब करें क्या? तो फिर इसको रिकॉर्ड कर दो एज अ डेफर्ड इनकम। क्या रिकॉर्ड कर दो? इसका मतलब मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, कम हो गई? बढ़ गई। और लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज, तो इसका मतलब क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अनअर्न क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि किस नाम से क्रेडिट करेंगे? कितने से? यार क्या ये पहली एंट्री क्लियर है? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा सर, और क्या हुआ ये बताएं यार। 2011 ऐसे ही 2010 के अंदर ग्रांट रिसीव हो गई, दैट्स इट, परफेक्ट हो गया। अब 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 के अंदर हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की हमने? ट्रेनिंग प्रोवाइड की। अल्लाह का शुक्र है, जो हमारा वादा था हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। अब 2011 के अंदर जब हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है तो 2011 के अंदर पहले तो हम ट्रेनिंग की एंट्री बना लेते हैं। ट्रेनिंग कितने का खर्चा किया हमने ट्रेनिंग पे? 50,000। तो क्या एंट्री बनेगी? ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने से? 50,000। क्या ये एंट्री समझ में आ रही है? हम 2011 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, 2011 के एंड पे एक और भी काम होगा। 2011 के एंड पे एक और भी काम होगा। क्या काम होगा? सर ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसे ही सर ट्रांसफर करना पड़ेगा। 2011 के एंड पे 31 दिसंबर 2011 पे मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। और क्या कहा था कि एक काम करो, उस डेफर्ड इनकम को तुम ट्रांसफर करना। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? इन कहां पे ट्रांसफर करना? किसमें? अदर इनकम है। किसमें ट्रांसफर करना? अदर इनकम में। है कोई जो बता सके एंट्री क्या बनेगी? हाँ, डेफर्ड इनकम डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जब मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है और मेरी अदर इनकम बढ़ रही। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनाओ, वेरी गुड, शाबाश। क्या एंट्री बनेगी? डेफर्ड इनकम डेबिट और अदर इनकम। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? हेलो, चले, ये एंट्री मैंने बनाई। अमाउंट आप लोग बताएं मुझे, अमाउंट आप लोग बताएं कैसे निकाला 20,000? 12 महीने काम किया, ठीक है। तो क्या किया तुमने? 30,000 को किससे डिवाइड किया? 18 से। गुड, फिर मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड आइडिया। और बताएं तो कितना है? 20,000 आ रहा है। गुड, 20,000 जी। इसके अलावा और बताएं। शट अप जी। 40,000 कैसे किया तूने? 40,000? अबे 30,000 की तो ग्रांट मिली है, तो इनकम में 40,000 डाल रहा है। हाँ, ये ग्रांट 3 सालों की ट्रेनिंग के लिए मिली और ट्रेनिंग 18 महीने की है। 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल। कितने महीने होते हैं? कितने साल होते हैं? 1.5 साल। बात सुन मारी, इसके अंदर 30,000 की ग्रांट में तू 40,000 इनकम में रिकॉग्नाइज कर रहा है। तू कंपनी का चीता अकाउंटेंट है जी। पूरा 30,000 कह रहा है सर, कौन पंचायत करे? पूरा 30,000 डालो इनकम में। गुड। अच्छा सर, दिल तो ये कह रहा है कि 30,000 की ग्रांट है, इसी की बात लेते हैं। दिल तो मेरा भी ये कहता है कि यार एक काम करते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 18, और लॉजिकल भी लग रहा है भाई। 30,000 की ग्रांट कितने महीनों के लिए? ये 18 महीनों के लिए। ऐसे ही तो डिवाइडेड बाय 18 और मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 महीने आपने यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड कर दी, आपने सर्विसेज या ट्रेनिंग दे दी। तो कितना आ रहा है? 30,000 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना आ रहा है? 20,000। सर दिल तो यही कहता है कि कैलकुलेशन ऐसे की जाए, लेकिन आईएएस कहता है बेटा दिल तो पागल है, दिल तो दीवाना है, और दिल तो अच्छा भी है। आईएएस ये कहता है, वो डब्बा मैंने बनाया था, डब्बा क्या था कि रिलीज ऐसे करना, कैसे करना? ऐसे करना। कैसे? इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। क्या वर्ड यूज किया मैंने? देख यार, ये लॉजिक मैं मना नहीं कर रहा, मैं तुझे डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इससे बेहतर एक और ऑप्शन है जो आईएएस दे रहा है। इससे बेहतर एक और ऑप्शन आईएएस कह रहा है। क्या कह रहा है
जितना खर्चा कर दिया है उस परसेंटेज के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर। फिर सुन क्या कहा मैंने? जितना खर्चा कर दिया है उसकी परसेंटेज के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर। इसको कहते हैं इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। मुझे एक बता, इस ट्रेनिंग पे टोटल खर्चा तेरा होना कितना है? 75,000। कितना होना है? इस 75,000 में से तूने इस साल कितना खर्चा कर दिया है? 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बता तूने कितना खर्चा, कितना परसेंटेज? सही कह रहा है? कितना परसेंटेज? कितना परसेंटेज तूने यहां पे कर दिया है? 66.67 या जो भी इसके अंदर। कोशिश कीजिएगा जो आंसर है उसी को आप मल्टीप्लाई कर दें डेफर्ड इनकम के अमाउंट से, दैट इज 30,000। अप्रोक्सीमेटली शायद यही अमाउंट बनेगी। देखें 30,000 का 66.67% कैलकुलेट करें कितना आ रहा है? 20,000 अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट। सर ये इत्तेफाक है, मैं फिर कह रहा हूं ये इत्तेफाक है, ये जरूरी नहीं है। देखो दोनों इसकी बात को मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा। बंदे ने बात बिल्कुल सही की कि सर ये 30,000 की ग्रांट है, 18 महीने पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 12, 20,000 आंसर आ गया। गुड ऑप्शन। लेकिन आईएएस की सेंस को भी तो देख क्या कह रहा है। कह रहा है भाई जितना तुमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया ना उसके रिलेशन में तुम उसकी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर शुड हैव बीन कितना होना चाहिए था? कितना था? 70। इस अकाउंटिंग पीरियड में तुमने कितना खर्चा, देखो ये जो 75 का तुम्हारा खर्चा है इसको तुम नंबर ऑफ मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट नहीं करो, तुम उसको यहां पर रिकॉर्ड करोगे इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। कि तुम्हारा खर्चा था 75 जिसमें इस साल तुमने 50,000 का खर्चा कर दिया, तो उसका मतलब यह कि इसके अकॉर्डिंगली ही तुम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे। इसको एक और समझाता हूं। F7 की फीस ली हमने एडवांस में, ऐसे ही सर 1 महीना हो गया, एक काम करते हैं 1 महीना डिवाइडेड बाय 3.5 मंथ्स और मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। सर ये सही तरीका नहीं है। क्यों बेटा? मेजर स्टैंडर्ड तो भी आगे बाकी है, कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड तो भी बाकी है। यानी कि जो मेजर एरियाज हैं, मेजर स्टैंडर्ड अभी तो क्या हुआ सर, अभी तो स्टैंडर्ड हो गए लेकिन छोटे मोटे स्टैंडर्ड हुए। अगर मैंने 2 महीने के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ली तो पता चलेगा 60% से ज्यादा रेवेन्यू, जबकि कोर्स अभी 60% से ज्यादा कवर नहीं हुआ। लॉजिकल सेंस समझ आ रहा है इसके अंदर? नंबर ऑफ मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट करना भी ऑप्शन है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन क्या है कि जितना परसेंटेज तुमने कंप्लीट किया उसी के अकॉर्डिंगली तुम उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड या रेवेन्यू रिकॉर्ड करो। बात समझ मारिए इसके अंदर? तो क्या कहा इसके अंदर कि अगर तुम यहां पे ट्रांसफर या रिलीज कर रहे हो तो कैसे रिलीज करोगे? इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये बात समझ में आ रही है इसके अंदर? जी क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यहां तक क्लियर है? और कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें, राउंडिंग ऑफ का एरर ना है। तो बताएं 30,000 का 66.67% कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 20,000 का अमाउंट ट्रांसफर। वो अलग बात है, मैं फिर कह रहा हूं देखो ये इत्तेफाक है कि इससे भी आंसर 20,000 ही आ रहा है, ये हर बार नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, अगर रिलेटेड एक्सपेंडिचर ना हो, क्योंकि कुछ जगहों पे ऐसी भी ग्रांट होगी जिसमें आपको कोई खर्चा नहीं हो रहा, रिलेटेड एक्सपेंडिचर ना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर भाई ने जो कहा था उसके ऊपर हम लेब बैक करेंगे। बात समझ आ रही है इसके अंदर? यानी कि अगर आपने कोई ग्रांट रिसीव की है और कह रहा है कि 3 साल की है और आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, उसके अंदर आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल कंपनी ये कह रही है या गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट को रिटेन करें, एम्प्लॉयमेंट को क्या करें? टर्मिनेट मत कीजिएगा किसी को। वादा करें टर्मिनेट नहीं करेंगे, अल्लाह का पक्का वादा टर्मिनेट नहीं करूंगा। तो फिर एक काम करो, हमने तुम्हें दिए 5 लाख रुपए। कितने दिए? 3 साल तक किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं करना। अब मुझे बताओ क्या इन लाइन विद रिलेटेड एक्सपेंडिचर पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं है, मुझे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के रेट को मेंटेन करना है। तो अब मैं करूंगा क्या? मैं उस 5 लाख की अमाउंट को ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स के ऊपर डिवाइड करूंगा और मैं एनुअल बेसिस के ऊपर उसको इनकम में ट्रांसफर करूंगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि अगर रिलेटेड एक्सपेंडिचर ना हो तो फिर हम इसको नंबर ऑफ मंथ्स पे प्रोपोर्शनेट करेंगे, लेकिन अगर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स गिवन है तो फिर हम इन लाइन विद रिलेटेड एक्सपेंडिचर का यहां पर मेथड या फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है? चलिए एक काम करें, 2012 की एंट्रीज बनाए, शाबाश। 2012 की एंट्रीज बनाए, आप लोग खुद से ट्राई करें, शाबाश।
जी 2012 बताएं जरा क्या एंट्री बनेगी, पहले एंट्री बताएं 2012 के अंदर क्या एंट्री बनेगी 2012 के अंदर। वेरी गुड, एक तो ट्रेनिंग एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से 25,000 से हमने ये एक तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, गुड हो गया। अब आगे चलें, इसके बाद और कोई एंट्री बनेगी, और कोई एंट्री बनेगी। यस सर, रिलीज की एंट्री बनेगी, क्या बनेगी रिलीज की एंट्री क्या बनेगी 31 दिसंबर 2012 पे डेफर्ड इनकम डेबिट अदर इनकम क्रेडिट कितने से, हाँ 10,000 से, बैलेंसिंग अमाउंट यही रह गई। और मैं चाहूं तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं, सही कह रहा हूं। इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, 2012 के अंदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना है 25,000, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 75 मल्टीप्लाई बाय 100 और फिर उसके बाद आप उसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो यही आएगा आपके पास 10,000। जी यहां तक क्लियर है सर। ये हम रेवेन्यू ग्रांट में हैं और रेवेन्यू ग्रांट के अंदर अभी हमने कौन सा मेथड किया है, कौन सा मेथड किया है इनकम मेथड, कौन सा मेथड किया हमने ये। अच्छा अब हमें इस रेवेन्यू ग्रांट इनकम मेथड का बनाना है फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट, क्या बनाना है हमें फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट 2011 का और 2012 का। 2011 का देखियो आपको F7 के अंदर अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया हो तो F7 के अंदर एग्जामिनर आपसे 80% रिक्वायरमेंट के अंदर फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट पूछता है। फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड इन P&L, व्हाट अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट। ये पूरे F7 के अंदर गन मची हुई है। हर स्टैंडर्ड के अंदर उसकी मोहब्बत भरी रिक्वायरमेंट यही होती है कि P&L में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बस यही आपने उसके अंदर बताना है। तो हमें उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आए जरा इस अकाउंटिंग यानी कि इस क्वेश्चन का हम फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट यहां पे प्रिपेयर करते हैं 2011 का फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट बनाते हैं जरा। 2011 का फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट 2011 का फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट का मतलब पहले तो इनकम स्टेटमेंट। मुझे बताओ इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2011 इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा। इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक तो ट्रेनिंग एक्सपेंस आ रहा है, कितना आ रहा है ट्रेनिंग एक्सपेंस, कितना आ रहा है 50,000 ट्रेनिंग एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास, जो कि आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा या कम करेगा, हाँ कम करेगा। आपके ट्रेनिंग एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। अच्छा और कुछ आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा। अदर इनकम आ रहा है और ये अदर इनकम मेरे प्रॉफिट को बढ़ा देगा कम करेगा, सर बढ़ाएगा। तो उसका मतलब कितने से बढ़ाएगा, तो बताओ नेट P&L के अंदर एक्सपेंस रिपोर्ट होगा या रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस कितना। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये होगा चार्ज। क्या होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है जी, क्या ये बात समझ में आ रही। तो एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज और क्रेडिट टू P&L फॉर द ईयर एंडेड 2011, तो कितना अमाउंट चार्ज होगा 30,000। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा लगे आ तो बैलेंस शीट भी कर लेते इसकी। जी है कोई जो बताए 2011 के एंड पे जब बैलेंस शीट बनेगी तो क्या कुछ आएगा। चले बैंक छोड़े, बैंक को दफा करें और कुछ काम की बात बताएं। डेफर्ड इनकम क्या आएगा, है कोई जो बता सके कि डेफर्ड इनकम कितना आएगा, कितना आएगा 10,000 आएगा। कितना आएगा, क्यों 10,000 आएगा सर, डेफर्ड इनकम था कितना 30,000, इस साल आपने कितना रिलीज कर दिया, तो अब बताओ कि ईयर एंड पे मेरी डेफर्ड इनकम की लायबिलिटी कितनी है 10,000। क्या ये बात समझ में आ रही है, हेलो यहां तक क्लियर है। इसके बनाया 2011 का एक्स्ट्रा कॉपी करें, शाबाश। बैंक अभी हमारे लिए रेलेवेंट आइटम नहीं है इसलिए हम बैंक को नहीं देख रहे, ठीक है। बैंक को नहीं बताना, हमें बताना है कि डेफर्ड इनकम कितना रिपोर्ट होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को एक्सपेंस मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस है। दोनों चीजें सामने आ जाएंगी तो पता चल जाएगा। एक्सपेंस मेथड के अंदर करेंगे क्या कहा था एक्सपेंस मेथड के अंदर भी क्या कहा था कि जो ग्रांट रिसीव हो उसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करना। कैसे रिकॉग्नाइज करना, डेफर्ड इनकम। तो आए जरा एंट्री बनाते, बताओ क्या एंट्री बनेगी 31 दिसंबर 2010 पे क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट कितने से 30,000 से एंट्री बन गई। चलो फिर इसके बाद 2011 के अंदर एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी 2011 के अंदर, एक एंट्री क्या बनेगी, पहले ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और इसके अलावा
बोलो ना यार, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से, कितना था 50,000 ट्रेनिंग एक्सपेंस की एंट्री बन गई। अब सुनना जरा, और कोई एंट्री 2011 में रिकॉर्ड होगी? यस सर। किसकी एंट्री रिकॉर्ड होगी? ट्रांसफर की, रिलीज की, ऐसे ही रिलीज की एंट्री रिकॉर्ड होगी। और अब जब रिलीज की एंट्री रिकॉर्ड होगी तो क्या कहा था एक्सपेंस मेथड के अंदर कि हाँ क्या क्या क्या, रिड्यूस द रिलेटेड एक्सपेंस। थोड़ा सा एंट्री कोशिश करो कि क्या बननी चाहिए। क्या, एक मिनट में डेट लिख दो, पहले डेट लिख दो, 31 दिसंबर 2011। बताओ क्या एंट्री बनी चाहिए, क्या एंट्री बनी चाहिए? डेफर्ड इनकम डेबिट, क्योंकि जब ट्रांसफर या रिलीज कर रहा हूं तो डेफर्ड इनकम तो डेबिट होगा, डेफर्ड इनकम डेबिट, और इसके अलावा ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट, ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट, ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट। और इसके लिए भी वही रूल था, कैसे रिलीज करोगे? इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यानी कि वही फॉर्मूला लगेगा, दैट इज कितना खर्चा किया इस साल हमने, कितना खर्चा किया इस साल हमने 50,000, टोटल खर्चा कितना था 75,000, और आपने यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100% आ जाएगा, और 30,000 पे आप अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा? वही 20,000। सर क्या डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों में? जी यहां तक क्लियर है इसके अंदर? सर ये एंट्री क्या बनी? डेफर्ड इनकम डेबिट और ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट। मुझे बताएं इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? सर यहां पे हमने अदर इनकम को क्रेडिट किया, और यहां पे हमने अदर इनकम को क्रेडिट नहीं बल्कि रिलेटेड एक्सपेंस को रिड्यूस किया। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सर? इसीलिए मैंने कहा ना, इनकम मेथड और एक्सपेंस मेथड में सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे जब हम रिलीज करेंगे तो इनकम को क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस मेथड के अंदर जब हम रिलीज करेंगे तो हम एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? तो एक काम करें, 2012 की एंट्रीज बनाए जरा, 2012 की एंट्रीज खुद से ट्राई करें, शाबाश। अच्छा 2012 की एंट्रीज बनाते हैं जरा, 2012 की एंट्रीज सजेस्ट कीजिएगा जरा। 2012 की एंट्री क्या बनेगी मेरे पास? 2012 की एंट्री क्या बनेगी मेरे पास? ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट और इसके अलावा बैंक क्रेडिट कितने से? 25,000 से। फिर इसके बाद और तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्या बनेगी? 31 दिसंबर 2012 डेफर्ड इनकम डेबिट और ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 10,000 से। अब इसका वो बनाना है, वो क्या? एक्सट्रैक्ट बनाएंगे हम, एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। ये जो हमने एक्सट्रैक्ट बनाया था, ये जो एक्सट्रैक्ट बनाया था, ये कौन से मेथड से था? ये इनकम मेथड। सर अब एक्सपेंस मेथड से एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, इधर देखिएगा 2011 का इनकम मेथड से हमने एक्सट्रैक्ट बनाया था। अब 2011 का ही मैं एक्सपेंस मेथड से एक्सट्रैक्ट बनाने जा रहा हूं, मेरी मदद कीजिएगा। मतलब पैसे नहीं चाहिए, मतलब हेल्प कीजिए। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट मुझे बताओ 2011 के अंदर इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? ट्रेनिंग एक्सपेंस ओनली। सही कह रहा हूं मैं? ट्रेनिंग एक्सपेंस ओनली। क्यों? अदर इनकम रिकॉर्ड नहीं कर। सर ट्रेनिंग एक्सपेंस आएगा, इधर देखिएगा, देखते रहिएगा। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कितने से किया था? डेबिट कितने से किया था हमने? बोलो 50,000। लेकिन फिर हमने ईयर एंड पे ट्रेनिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। कितने से क्रेडिट कर दिया? तो बताओ ट्रेनिंग एक्सपेंस बढ़ गया या कम हो गया? कितने से कम हो गया? तो कितना हो गया? 30। तो बताओ इस साल इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रेनिंग एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा? चार्ज होगा या क्रेडिट होगा? चार्ज होगा। अबे तो इनकम मेथड में क्या उखाड़ा था? सर मैंने क्या कहा था? पहले ही मैंने डिस्क्लेमर, मेरे ऊपर ये उंगली मत उठाइएगा सर, फर्क क्या पड़ा? मैंने बोला ना, IFRS ने सिर्फ चूरन बेचा है, प्रेजेंटेशन का फर्क है। किसका फर्क है? देखो ये साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, साइकी के साथ खेल रहा है। कैसे? सुनना, एक इनकम स्टेटमेंट है जिसमें अदर इनकम नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? और एक ऐसी इनकम स्टेटमेंट है जिसके अंदर अदर इनकम नजर। IFRS कहता है जो तुझे क्यूट लगे वो तू अडॉप्ट कर ले। फर्क दोनों में कुछ भी नहीं इसके अंदर, तेरी अपनी पसंद है, तेरी चॉइस है भाई, मैं क्या कह सकता हूं। आगे चल भाई, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर बताएं जरा, बैलेंस शीट के अंदर बताएं, बैलेंस शीट के अंदर क्या कुछ रिपोर्ट होगा? यस सर, क्या आ रहा होगा?
डेफर्ड इनकम कितना आ रहा होगा? डेफर्ड इनकम, क्या ये बात समझ में आती है? यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो सर अल्टीमेटली नेट इंपैक्ट कोई डिफर नहीं कर रहा, कुछ डिफर नहीं कर रहा। मैंने कहा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? प्लीज ये लिख लीजिएगा अपने पास बात, वरना आप लोग बाद में दीवार पर सर मार रहे होंगे कि दोनों में फर्क क्या है। भाई फर्क सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का है। किसका फर्क है? किसका फर्क है? प्रेजेंटेशन। क्या मतलब? एक वो इनकम स्टेटमेंट है जिसमें अदर इनकम आएगा और एक वो इनकम स्टेटमेंट है जिसमें अदर इनकम नहीं आएगा। बस इसको नोट कर ले प्लीज। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 के ऊपर एक नोट दिया हुआ है, डब्बा दिया हुआ है, उस डब्बे को पढ़ने का वक्त आ चुका है। जी मिस प्लीज पढ़ेगा जरा वो डब्बा, वो नोट से भरा हुआ डब्बा पढ़ेगा। IAS 20 requires grants to be recognized as income. IAS 20 चाहता है कि आप ग्रांट को इनकम में रिकॉग्नाइज करें, लेकिन over the relevant periods to match them with related costs which they have. हाँ, ये अंडरलाइन कीजिएगा, टू मैच विद द रिलेटेड कॉस्ट। वो जो डब्बा मैंने लिखा था ना, इन लाइन विद द रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो इस जुमले के अंदर वर्ड छुपा हुआ है। फिर से पढ़ेगा, फिर से पढ़ेगा, फिर से पढ़ेगा। IAS 20 requires grants to be recognized as income over the relevant periods to match them with related. हाँ, टू मैच देम विद द रिलेटेड कॉस्ट, यानी कि जितना आपने खर्चा किया है उसके अकॉर्डिंगली आपने इनकम में ट्रांसफर करना है। आगे, which they have been received to compensate. This should be done on a systematic basis. Grants should not therefore be credited directly to इक्विटी। क्या मतलब? ये कह रही है कि याद रखना, अगर कोई ग्रांट रिसीव हो रही है तो आप उसको डायरेक्टली इक्विटी यानी कि प्रॉफिट में इंक्लूड मत करना, इसको पहले लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना। क्या रिकॉग्नाइज करना? और फिर थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको यहाँ पे P&L के अंदर ट्रांसफर करना है। आगे पढ़ेगा जरा। if no cost to be incurred by the company, then such grant is prorated on yearly basis. क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर कोई एक्सपेंस ना हो तो फिर इन लाइन विद रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, फिर हम उसको ईयरली बेसिस के ऊपर प्रोपोर्शनेट करेंगे एंड द नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से हम उसको वहां पे P&L के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 खुद से करेंगे। शाबाश, जल्दी से शुरू हो जाए, शुरू हो जाए जल्दी से। हाँ, एक क्वेश्चन के अंदर ख्वारी हो जाएगी। दोनों मेथड से कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे पता है थोड़ा भारी है। आगे के क्वेश्चंस के अंदर फिर हम एक ही मेथड यूज करेंगे, फिर हम दो नहीं करेंगे, ठीक है जी। पहले साल के अंदर कितनी ग्रांट रिलीज करेंगे? पहले साल में कितनी ग्रांट रिलीज करेंगे? पहले साल में यानी कि 2016 के अंदर कितनी ग्रांट रिलीज करेंगे? 26,667। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड ईयर के अंदर कितनी ग्रांट रिलीज करेंगे? 13,333। अच्छा, पहले साल यानी कि अगर मैं 2016 का P&L का एक्सट्रैक्ट बनाऊं, 2016 का P&L का एक्सट्रैक्ट बनाऊं तो 2016 के अंदर ट्रेनिंग एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा? 40,000। ट्रेनिंग एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड होगा? और अदर इनकम कितना रिकॉर्ड होगा? 26,667। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज और क्रेडिट टू P&L, 13,333 चार्ज होगा। यहां तक क्लियर है? और बैलेंस शीट में डेफर्ड इनकम कितना रिकॉर्ड होगा? 13,333। अच्छा, बाय द वे एक बात बताएं, ये 13,333 ये करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? करंट लायबिलिटी। क्यों करंट लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर हम फिर से रिलीज कर देंगे। लिख लीजिएगा अपने पास प्लीज, ये करंट लायबिलिटी है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 या 4 साल का कोई रिक्वायरमेंट होती, 3 या 4 साल की कोई कंडीशन होती और आप ईयर 1 पे अगर होते तो फिर ये डेफर्ड इनकम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कंसिडर की जाती। क्या मेरी बात समझ रहे? मैं क्या कह रहा हूं? एक्सपेंस मेथड भी कर लिया। एक्सपेंस मेथड के अंदर ट्रेनिंग एक्सपेंस 40,000 रिकॉर्ड होगा और फिर इसके बाद रिलीज कितना करेंगे? पहले साल में कितना रिलीज करेंगे? 26,667। लेकिन हम अदर इनकम को क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि ट्रेनिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, P&L अगर बताएं तो पहले साल का इनकम स्टेटमेंट, क्या कोई अदर इनकम रिकॉर्ड होगा? और ट्रेनिंग एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड होगा? 13,333 से चार्ज होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और डेफर्ड इनकम के बारे में बताएं, डेफर्ड इनकम कितना रिपोर्ट होगा? 13,333। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो चले क्वेश्चन नंबर 3 कहना शाबाश जल्दी से।
अब आपने दो मेथड से नहीं करना, अब दो मेथड से नहीं करना, जो वो कह रहा है उसको फॉलो करें। शाबाश, जल्दी से, गंदे गंदे मुंह नहीं बनाए, शाबाश जल्दी से। ये क्वेश्चन हो जाएगा, रेवेन्यू ग्रांट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एसेट ग्रांट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस, माय प्लेजर। अच्छा इधर सुनिएगा, इधर सुनिएगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 आपने सबने तकरीबन सही किया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम पहली एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट, कितने से? 3 लाख से। डन हो गया। फिर इस साल के आखिर में रिलीज की एंट्री बनेगी डेफर्ड इनकम डेबिट अदर इनकम, क्योंकि क्वेश्चन में उसने अपने मुंह से बोला है, जैसा भी उसका मुंह है कि कंपनी इनकम मेथड यूज कर रही है। याद है, क्लियर है सर? अगर एक्सपेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे कोई भी रिलेटेड एक्सपेंडिचर यहां पे गिवन नहीं है। खैर, दूसरी बात, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा प्लीज, इधर सुनिएगा। अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाता हूं, ईयर बताइएगा कौन सा ईयर है? 2012, ऐसे ही अच्छा 2000X1 इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट बनाता हूं, तो पहली बात तो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट के अंदर एक ही चीज आएगी, क्या आएगा? अदर इनकम। कितने से आएगा अदर इनकम? 1 लाख से आएगा। गौर से देखिएगा प्लीज। बैलेंस शीट के अंदर आएगा क्या? डेफर्ड इनकम। कितना आ रहा है डेफर्ड इनकम? 2 लाख। 2 लाख करंट लायबिलिटीज है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है? एक्सीलेंट, जबरदस्त सर। 1 लाख करंट लायबिलिटी है और 1 लाख लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। सर करंट लायबिलिटी, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। करंट लायबिलिटी कहते हैं किसको है? जो विद इन 12 मंथ्स करें। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या ये पूरे 2 लाख रुपए विद इन 12 मंथ्स रियलाइज हो जाएंगे? नहीं। क्या ये 2 लाख विद इन 12 मंथ्स या आफ्टर 12 मंथ्स? सर इसमें 1 लाख विद इन 12 मंथ्स होंगे और बाकी के 1 लाख आफ्टर 12। इसका मतलब ये है कि अब मेरी बैलेंस शीट में 2 टुकड़े होंगे, एक करंट लायबिलिटी में डेफर्ड इनकम आएगी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर डेफर्ड इनकम आएगी। जो करंट लायबिलिटी में आएगी वो 1 लाख होगी और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर आएगी वो, क्या ये बात समझ रहे मेरी? भाई तुम लिफ्ट नहीं करा रहा तुम लोग, आप लोग समझ रहे मेरी बात? यहां तक क्लियर है? अच्छा एक छोटा सा काम, एक छोटा सा, प्लीज प्लीज प्लीज, आखिरी, ठीक है। ईयर 1 यानी कि मैं 1 जनवरी की बात करूं, किसकी बात करूं? 1 जनवरी पे आपने डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड किया 3 लाख। कितना रिकॉर्ड किया? 1 जनवरी पे मुझे बताएं करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 1 लाख और बाकी के 2 लाख लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहां तक क्लियर है? चले नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम एसेट ग्रांट को स्टार्ट करेंगे और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बीपीपी के किट के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।